नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का हमारा 9th लेक्चर है। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 1 से। और क्वेश्चन है, डिफाइन सेक्युलरिज्म, व्हाट आर द वेरियस थ्रेट्स टू इंडियन सेक्युलरिज्म एंड सजेस्ट वेज टू स्ट्रेंथन सेक्युलरिज्म इन इंडिया। धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के लिए विभिन्न खतरे क्या हैं और भारत में धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने के तरीके सुझाएं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेक्युलरिज्म या फिर धर्मनिरपेक्षता की बात कर लेंगे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी इंडिया का कोई भी जो है विशेष रिलीजन नहीं है। इंडियन स्टेट जो है वो अपने आप को किसी भी विशेष रिलीजन या फिर विशेष धर्म से नहीं जोड़ता है। तो यहाँ का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, राज्य का जो है कोई भी धर्म नहीं होता। राज्य जो है अपने आप को धर्म के हर मामले से जो है अलग रखेगा, वो धर्म के प्रति जो है इंडिफरेंट होगा। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसने हमें जो है बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो है उपलब्ध कराए हैं और इसी में जो है हमें जो है हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी हमें दिया जाता है आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 तक में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसके अंतर्गत जो है हमारे जो धार्मिक विश्वास हैं और जो तौर तरीके हैं उसको अपनाने के लिए हमें पूरी तरीके से छूट दी गई है और सबके लिए जो है इक्वल रिलीजियस राइट्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, सबके लिए कि इक्वल रिलीजियस राइट्स सबको मिले, इसके लिए जो है धर्म और स्टेट को, रिलीजन और स्टेट को जो है अलग अलग रखा गया है। तो ये जो धर्म और राज्य को अलग अलग रखने की जो अवधारणा है इसी को जो है धर्मनिरपेक्षता या फिर सेक्युलरिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे जितनी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हैं, जैसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक पहलू है, इन सभी से धर्म को अलग रखा गया है और जो है धर्म को या फिर रिलीजन को अडॉप्ट करने का, ठीक है, या फिर रिलीजियस को प्रैक्टिस करने के लिए ये किसी भी व्यक्ति का जो है एक पर्सनल मैटर के रूप में इसको देखा गया है। तो यहाँ पे जो हमारी जो सरकार है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो उसका जो है रिलीजन के, ऐसा कहा गया है कि वो रिलीजन के मामले में जो है न्यूट्रल रहे, कि वो किसी भी विशेष धर्म को या विशेष जाति को जो है वो जो है सबको जो है किसी भी विशेष धर्म या जाति को जो है कोई भी एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं देगी, सभी को जो है इक्वल रूप से या फिर समान रूप से देखेगी। तो राज्य अपने आप को जो है धर्म से अलग रखेगा और रिलीजन के बेसिस पर किसी के भी साथ जो है भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। तो अगर हम इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करें तो इंडियन सेक्युलरिज्म क्या कहता है कि जितने भी जो रिलीजन है उनके लिए जो है इक्वल स्टेटस होना चाहिए, किसी के भी बीच में जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को जो है उनको उनके रिलीजन को फॉलो करने की फुल फ्रीडम होनी चाहिए। उनको क्या प्रैक्टिस करनी है, कौन सा रिलीजन फॉलो करना है, इसकी उनके पास जो है पूरी लिबर्टी, पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमारा जो सेक्युलर नेचर है, ठीक है, जो हमारे जो सेक्युलर नेचर है उसको जो है संविधान के अलग अलग जो है एरियाज़ में जो है डिफ़ाइन भी किया गया है, मतलब कि उससे एनश्राइन किया गया है, हम कह सकते हैं। जैसे कि प्रेम्बल में बात की गई है सेक्युलरिज्म की, ठीक है। तो वर्ड सेक्युलर जो है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। इसके साथ साथ बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स में भी जो है हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो दी गई हैं। तो अगर हम इंडियन सेक्युलरिज्म की कुछ बात करें तो उसमें क्या है, सबसे पहले ये धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, मतलब कि धर्म के प्रति जो है राज्य जो होगा वो इंडिफरेंट होगा, वो अपने आप को किसी भी विशेष धर्म से जोड़कर नहीं देखेगा। उसका कोई भी जो है हमारा कोई भी राष्ट्रीय धर्म या फिर जो नेशनल रिलीजन जो है नहीं है, हम जो ये जो है सभी के लिए जो है इक्वल है। इसके बाद हम देखेंगे सर्वधर्म समभाव, ठीक है, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन, सभी धर्मों का जो है समान सम्मान होना चाहिए, सभी के लिए जो है सभी जितने भी रिलीजन हैं उनके लिए जो है एक समान रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी जो धर्म है, ठीक है, उनका एंड तो सेम है, भले ही जो है मीन्स जो है वो अलग अलग हो, ठीक है। जो डेस्टिनेशन की जो बात करते हैं, बात करते हैं कि जो अल्टीमेट जहाँ पर पहुँचना है वो तो एक है, डेस्टिनेशन तो एक है, लेकिन उसके लिए जो है अलग अलग धर्म ने अलग अलग रास्ते जो हैं वो अपनाए गए हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे जितने भी जो धर्म हैं उनकी रेस्पेक्ट भी जो है होनी चाहिए। तो हमें हर धर्म को जो है अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, उनको उसकी रेस्पेक्ट और उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है।
तो इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इंडियन सेक्युलरिज्म जो है उसको किस प्रकार से खतरा है, उसके लिए क्या क्या थ्रेट्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनलिज्म की, सांप्रदायिकता की। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में जो है कम्युनलिज्म की जो दिक्कत है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे कि जो है यहाँ पर जो हर कोई व्यक्ति है वो अपने कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी के बारे में जो है बहुत ज़्यादा सोचने लगा है। ठीक है, वो अपने अब वो जो है हम कह सकते हैं कि कास्ट, रिलीजन और कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा जो है उनके साथ जो है दूसरी कास्ट के साथ जो है बहुत ज़्यादा भेदभाव होने लगा है, जिसकी वजह से जो हमारा जो पूरा सेक्युलरिज्म है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खतरे में आ गया है। इसके बाद हम देखेंगे पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, राजनीति और धर्म। ठीक है, तो जो पॉलिटिक्स को जब तक हम लोग अलग नहीं करेंगे रिलीजन से, तब तक जो है हमारी सेक्युलरिज्म को जो है यहाँ पे खतरा बना ही रहेगा। ऐसा देखा गया है कि वोट बैंक के लिए अक्सर जो है यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो कम्युनल कार्ड का इस्तेमाल करती हैं और धर्मनिरपेक्षता को जो है पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने फ़ायदे के लिए सेक्युलर वैल्यूज़ को इग्नोर करती हैं। और जो इस सुप्रीम कोर्ट है उसने बोमई केस में कहा था कि यदि हम स्टेट और रिलीजन को, ठीक है, स्टेट और रिलीजन को अगर हम अलग नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो जो रूलिंग पार्टी का रिलीजन है वो स्टेट रिलीजन भी बन जाता है। तो ज़रूरी है कि हम पॉलिटिक्स को जो है रिलीजन से अलग करें, ताकि क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे पॉलिटिकल कैंपेनिंग के दौरान भी जो है कम्युनल हेट्रेड जो है वो फैलाई जाती है अपने वोट बैंक के फ़ायदे के लिए। तो पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग करने की ज़रूरत है। जब तक पॉलिटिक्स और रिलीजन अलग नहीं होगा तब तक हमारे जो सेक्युलर नेचर है उसको खतरा बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं फंडामेंटलिज्म या फिर कट्टरवाद। ठीक है, बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो कि अपने ही रिलीजन को जो है बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वो अपने ही रिलीजन को प्रमोट करने के लिए जो है काफ़ी सारे जो है जो पूरी सोसाइटी है उसको पोलराइज करने का काम करते हैं। जो यूथ होता है उनको रेडिकलाइज किया जाता है, जिससे कि हमारी जो सोशल हार्मनी है, ठीक है, जो सोशल हार्मनी है वो भी डिस्टर्ब होती है और ये भी हमारे सेक्युलरिज्म नेचर के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं स्पेशल प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज़। ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। जैसे कि सच्चर कमेटी जो है जिसका कि गठन किया गया था, उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि यहाँ पे जितने भी जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है उनमें जो है एक एक जो है पिछड़ापन देखा गया है अलग अलग पहलुओं में, जैसे कि इनकम हो गया, एजुकेशन हो गया। ठीक है, वो एजुकेशनली जो है बैकवर्ड हैं, इनकम से जो है बैकवर्ड हैं, उनकी जो हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, उनको हेल्थ फैसिलिटी जो है वो बहुत अच्छी नहीं मिलती, जिसके कारण जो है उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस जो है सरकार द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन उसके बाद भी, ठीक है, उसके बाद भी उनकी जो सिचुएशन है, कंडीशन है, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार नहीं देखा गया है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो देखते हैं कि जो अदर कम्युनिटीज़ हैं जो कि और बेटर ऑफ हैं, ठीक है, तो उनके प्रति जो है उनमें जो है एक अलग सी जो है अलग भावना हो जाती है, नकारात्मक भावना उत्पन्न हो जाती है, जो कि हमारे सेक्युलरिज्म नेचर के लिए जो है वो बहुत ही खतरा बना हुआ है। इसके साथ साथ जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, जब माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जाता है उनके जॉब में, या फिर उनको अलग अलग तरीके से उनके लिए प्रोविजंस तय किए जाते हैं ताकि उनका भी अपलिफ्टमेंट किया जा सके, तो मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ जो हैं वो भी उसको कई बार जो है नकारात्मक रूप से देखती हैं कि उनका हक मारा जा रहा है, या फिर जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स जो हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की तरफ जो है उनकी जो है नकारात्मक भावना पैदा हो जाती है। और ये नकारात्मक भावना जो है ये हमारे सेक्युलर नेचर के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बना हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे फेलियर टू ब्रिंग जस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इतने सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, फिर भी जो है यहाँ पर उनका अपलिफ्टमेंट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक जस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर वो जो है उसको स्टैब्लिश करने में गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पॉवर्टी है, ठीक है, पॉवर्टी जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर देखते हैं कई बार जो है यहाँ पे ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं जो कि देखते हैं कि दूसरी जो अलग रिलीजन है या उसके जो लोग हैं वो थोड़े एडवांटेज पे हैं, तो वहाँ से जो है उनके प्रति जो है उनमें जो है नकारात्मक भावना उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारा जो है भेदभाव देखते हैं रिलीजन के बेसिस पे। इसके बाद हम देखते हैं इंटॉलरेंस, असहिष्णुता। ठीक है, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने भी रिपोर्ट में कहा था
कि जो रिलीजियस इंटॉलरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, हेट स्पीच के मामले जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। और हम देखते हैं कि जो दिल्ली राइट्स है 2020 के, वो भी जो है वो भी जो है इनटॉलरेंस का ही कारण था, रिलीजियस इंटॉलरेंस का ही कारण जो है वो हुआ था। तो इस वजह से भी जो है हमारा जो पूरा सेकुलर नेचर है वो जो है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ लीगल प्रोविजंस लेकर के आए गए हैं, जैसे कि NRC है, CAA है, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। तो जो कि एक पूरी तरीके से जिसको कि एक कम्युनल इशू बना दिया गया है और जिसके कारण जो है बहुत सारे रिलीजियस टेंशन जो है वो उत्पन्न हो गए हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारा जो एक भयभीत पास्ट है वो भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है वो अपनाई थी, ठीक है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम को जो है अलग अलग बांटा गया था और उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने उसका फ़ायदा लिया था। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे कम्युनल टेंशन हुए थे, रिलीजियस टेंशन हुए थे, जो कि हम लोग अभी भी आज भी नहीं भूल पाए हैं। उस कारण जो है बहुत सारा जो है उस टाइम पे ब्लडशेड हुआ था, जिसको कि लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। तो उस वजह से जो हमारा जो पास की जो लेगेसी है वो भी अभी चली आ रही है। इस कारण भी जो है हमारा जो हम पूरी तरीके से जो है हम लोग सेकुलर नेचर को जो है अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंटी सिख राइट्स हैं 1984 के, ठीक है, एंटी सिख राइट्स हैं 1984 के, वो भी जो है कम्युनल बेसिस पे ही हुआ था, ठीक है। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हिस्ट्री में, ऐसी बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं जो कि जिसके की वजह से जो है हमारे बीच में रिलीजियस टेंशन जो है वो बनी हुई है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर हम लोग क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, क्या क्या उपाय ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है शिक्षा, ठीक है। अगर हम शिक्षा देखें, एजुकेशन देखें, तो ये जो है इसको सबसे महत्वपूर्ण स्टेप माना जाता है कि वो जिससे कि हम लोग सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सोसाइटी का अगर हमें अपलिफ्टमेंट करना है तो हमें लोगों को शिक्षा देनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा, इससे लोगों में जो है रैशनल और साइंटिफिक वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स को जो है हम लोग इनकलकेट कर सकते हैं। वैल्यू एजुकेशन जो है हमें जो है दूसरों को समझने में जो है और ज़्यादा मदद करती है, जिससे कि हम लोग जो है यहाँ पर हम अपने रिलीजन के साथ साथ दूसरे रिलीजन, दूसरे ट्रेडिशंस को भी समझ सकते हैं। तो एजुकेशन पर हमें जोर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन। राजनीति को धर्म से जो है अलग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उन सभी पॉलिटिकल पार्टी से फिर पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि एनकरेज करते हैं कम्युनलिज्म को। इसके साथ साथ जो है अगर पॉलिटिकल कैंपेनिंग में जो है अगर जो है यहाँ पे कम्युनल कार्ड को खेला जाता है तो उस पॉलिटिकल पार्टी या फिर पॉलिटिकल लीडर को जो है बैन करने की ज़रूरत है, या फिर उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि जो है हम लोग पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग रख सकें। क्योंकि यही पॉलिटिकल पार्टी, यही पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो आगे चल के जो है हमारे देश को रूल करेंगे, और अगर उनकी मानसिकता इस तरीके की होगी तो वो आगे उसका रिपल इफेक्ट जो होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा भयावह हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो हमारे जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम इंडिया में जो है बहुत सारे जो है डाइवर्स रिलीजन, डाइवर्स कल्चर जो है यहाँ पर मौजूद है, और हर रिलीजन के साथ जो है अलग अलग अपने डीप सेंटिमेंट्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये हमें जो है सोशल कंसेंसस है उसको बिल्ड करने पर काम करेगा। तो यहाँ पे हमें जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो है जल्द से जल्द काम करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं नॉन इंटरफेरेंस एंड डिस्टेंसिंग फ्रॉम रिलीजन, ठीक है। अहस्तक्षेप और धर्म से हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। जो भी स्टेट्स हैं, ठीक है, धर्म से दूरी किसको बनानी चाहिए, स्टेट्स जो है, जो भी सरकार है, जो भी गवर्नमेंट है, उसको जो है यहाँ पे धर्म से पूरी तरीके से दूरी बना के रखनी चाहिए। जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जैसे कि कोर्ट्स हो गए, ठीक है, कोर्ट्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो यहाँ पे पुलिस स्टेशंस हैं। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से किसी भी विशेष धर्म या फिर विशेष जाति को जो है यहाँ पर जो है उनको जो है यहाँ पे प्रमोट नहीं करना चाहिए, उनका जो है रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उन किसी भी विशेष हम कह सकते हैं कि धर्म को जो है वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो है नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है, अहस्तक्षेप की नीति भी जो है अपनानी चाहिए, ताकि जितने भी जो रिलीजियस प्रैक्टिस
प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, सॉरी जितने, हाँ, तो जितने जो नॉन इंटरफेरेंस जो है, नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी जो है अलग अलग विशेष धर्म के लिए भी जो है अपनाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सिख्स जो हैं, ठीक है, अगर वो पगड़ी पहनते हैं तो उसमें जो है इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए सरकार को। तो अगर रिलीजन जो है या फिर किसी भी धर्म के लोग जो है अगर कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो उससे भी जो है सरकार को जो है अपने आप को अलग रखना चाहिए और उनकी प्रैक्टिसेस में जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है। इसके बाद है हस्तक्षेप की नीति। यहाँ पे तो अभी हमने बात की थी अहस्तक्षेप की नीति, लेकिन यहाँ पर कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ पे कि इंटरवीन करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि, ठीक है, ताकि क्या है, ताकि कोई भी एक रिलीजन जो है वो डोमिनेट ना कर पाए दूसरे के ऊपर। तो इस डोमिनेशन को रोकने के लिए हस्तक्षेप की नीति अपनानी भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में, ठीक है, 80% क्या है, 80% जो है वो हिंदू पॉपुलेशन है। तो उनके डोमिनेंस को रोकने के लिए सरकार द्वारा इंटरवीन करना, सरकार द्वारा हस्तक्षेप करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका अगर हम एक अच्छा एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो वो क्या है, अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत। तो छुआछूत को मिटाने के लिए जो है सरकार का इंटरवेंशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसके लिए आर्टिकल 17 लेकर के आया गया था, जिसमें कि जो है अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से जो है यहाँ पे उसका जो है एबॉलिशन कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो है ताकि जो है कोई भी जो डोमिनेटिंग क्लास है या फिर जो अपर कास्ट है वो लोअर कास्ट को जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रताड़ित ना करे, एक्सप्लॉइट ना करे, इसके लिए जो है सरकार द्वारा जो है इंटरवेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। इसके बाद हम देखते हैं अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो है उसको भी जो है उसको कायम रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं जो सेक्युलरिज्म है, ठीक है, इसको जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जो है चिन्हित किया गया है। इसके साथ साथ, ठीक है, बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स भी ऐसी हैं जिसमें कि जो है, जिससे कि हमारे जो सेक्युलरिज्म है उसको जो है सेक्युलर जो नेशन है उसको जो है पहचाना गया है। जैसे कि आर्टिकल 14 है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 है, 16 है, 17 है, ठीक है, 25 to 28, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 है जिसमें कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी गई है। आर्टिकल 29 एंड 30 है जिसमें कि जो है जितने भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दी गई हैं। तो इसको जो है पूरी तरीके से अपहोल्ड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है यहाँ पे जो है ऐसी कंट्री है जहाँ पे कि बहुत सारे जो धर्म के लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सेक्युलरिज्म का जो एसेंस है वो यही है कि हम इस पूरी डाइवर्स सोसाइटी को किस तरीके से एक साथ एकोमोडेट कर सकते हैं, यहाँ पे किस तरीके से उनके बीच में जो है सामंजस्य बिठा सकते हैं, किस तरीके से हम सोशल हार्मनी को मेनटेन कर सकते हैं। तो जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो एक बहुत ही ज़्यादा जो है एक यूनिक कॉन्सेप्ट के रूप में देखा जा सकता है, जो कि इंडियन कल्चर के हिसाब से ही जो है उसको डिवाइस किया गया है। और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी, जैसे कि SR बोमई केस हो गया या फिर हम कह सकते हैं अयोध्या केस हो गया, उसने भी अपनी रूलिंग्स में जो है इंडिया के सेक्युलर नेचर को जो है वो मेंटेन किया है और ये सुनिश्चित किया है कि जो रिलीजन जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो है किसी भी प्रकार से इंटरफेयर ना कर सकें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 2 से। और क्वेश्चन है, आउटलाइन इंडियाज वेरियस सिक्योरिटी कंसर्न इन लाइट ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम्स इन इंडिया, ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस द इशू। भारत में रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ के आलोक में भारत की विभिन्न सुरक्षा चिंताओं को रेखांकित करें, साथ ही समस्या के समाधान के उपाय भी सुझाएं। ठीक है, तब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूरा देख लेंगे। पहले हम बात करेंगे कि आखिर रोहिंग्यास जो है वो है कौन। तो रोहिंग्यास जो है ये मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं और अगर हम यूनाइटेड नेशन की माने तो उसने बोला है कि जो रोहिंग्या मुस्लिम है ये सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, द वर्ल्ड्स मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ के रूप में उन्हें चिन्हित किया गया है। और इन्होंने जो है रोहिंग्या मुस्लिम जो है उन्होंने वर्ष 2017 में जो है अपना नेटिव लैंड या फिर म्यांमार जो है रखाइन स्टेट जहाँ से वो बिलोंग करते हैं उसको छोड़ के वो जो है अलग अलग भागों में जो है वो चले गए थे, जैसे कि बांग्लादेश
अगला देश है इंडिया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है म्यांमार की जो मिलिट्री है उनके द्वारा जो है उनका बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़न किया जा रहा था, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं म्यांमार जो है ये एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री है, ठीक है, ये बौद्ध बाहुल्य कंट्री है, बहुत बौद्ध बाहुल्य देश है, जहाँ पर कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, रोहिंग्या जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, उनके खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, बहुत ज़्यादा जो है उनके अगेंस्ट जो है वायलेंस बहुत ज़्यादा देखा गया था। तो उसी से बचने के लिए, ठीक है, रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं वो जो है इंडिया और बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो चले गए थे और वहाँ जाके वो बस गए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच जो है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इंडिया में करीब 40,000 रोहिंग्यास जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं, और जिसमें से जो 20,000 जो हैं वो यूएन ह्यूमन राइट कमीशन के साथ जो है वो उनको रजिस्टर किया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो रोहिंग्यास जो हैं ये मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि ओरिजिनली जो है रखाइन स्टेट म्यांमार से थे, जो कि बांग्लादेश और इंडिया में जो है आकर बस गए हैं वहाँ के उत्पीड़न से बचने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर इसके लिए इंडिया की कौन कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो अगर इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जो है इनको इलीगल माइग्रेंट्स की तरह देखा गया है, और इनका जो यहाँ पर अगर वो रहते हैं तो ये हमारे जो सिक्योरिटी थ्रेट है उसके लिए भी जो हमारे लिए जो इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसके लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट जो है ये बना हुआ है। तो यहाँ पे इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके बाद हम देखते हैं एंडेंजर्ड इंटरेस्ट, ठीक है, संकटापन हित। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो हैं रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ जो हैं यहाँ पर आकर इंडिया में बस गए हैं, और जो कि लोकल पॉपुलेशन के जो हम कह सकते हैं कि लोकल पॉपुलेशन के इंटरेस्ट जो हैं उसको वो कहीं ना कहीं जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है सब जगह जो है लिमिटेड लैंड्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो यहाँ पर जो है इनको एक एक्स्ट्रा बर्डन की तरह देखा जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा बर्डन की तरह देखा जाता है। और यहाँ पर जो है यहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन है उनके वहाँ पर जब वो आके बसते हैं तो वहाँ के जो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, वहाँ के लैंड यूज़ करते हैं, जो कि हमारे जो लोकल पॉपुलेशन जो है उनके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम रिसोर्सेज होती हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे जो इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एंडेंजर्ड हो रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्रिएट्स पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता पैदा भी बहुत ज़्यादा करता है। कई बार देखा गया है कि इसको जो है पूरा जो रिफ्यूजीज़ का जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो रिफ्यूजीज़ आते हैं तो उसको ये पूरे इशू को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर लोगों में जो है उनके जो जितने भी जो रिफ्यूजीज़ हैं उनके अलग जो है एक नकारात्मक भावना जो है उत्पन्न की जाती है, तो जिससे कि सोशल इंस्टेबिलिटी उत्पन्न होती है, ठीक है, पूरे मामले को पॉलिटिसाइज किया जाता है ताकि जो है पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में लेने के लिए या फिर वोट बैंक के लिए, तो जिसकी वजह से जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखी गई है। इसके बाद हम देखते हैं सर्च इन मिलिटेंसी, उग्रवाद में बहुत ही ज़्यादा उछाल आया है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे केसेस में जो है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है मुस्लिम्स पे अटैक होता है, क्योंकि उनको ऐसा देखा जाता है कि वो भी जो है इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो जिसके कारण जो है मुस्लिम्स पे, जो यहाँ के मुस्लिम्स हैं उन पर भी कई बार अटैक होता है, या फिर जो है अगर हम रिफ्यूजीज़ पे भी कई बार अटैक करते हैं तो वो भी जो है वो भी गलत है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, ठीक है। तो जिसके कारण जो है मिलिटेंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बढ़ गई है, और इस वजह से जो है पूरा जो हमारा जो रेडिकलाइज हो रही है सोसाइटी वो जो है अलग खतरा बना हुआ है। इसके साथ साथ हम देखते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जहाँ पर भी ये लोग रहते हैं उनका जो है मतलब कि बॉर्डर एरिया पे जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उसके केसेस जो हैं बहुत ही ज़्यादा देखे गए हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बॉर्डर एरियाज़ पे, हम देखेंगे अगर मेनली तो, ठीक है। तो
यहाँ पे जो है ट्रैफिकिंग, वुमेन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस जो हैं बॉर्डर एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। स्मगलिंग के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स भी जो है, ह्यूमन राइट्स के भी का वायलेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद हम देखें लॉ एंड ऑर्डर कॉम्प्रोमाइज़, कानून व्यवस्था से समझौता किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जितने भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो अक्सर देखा जाता है कि वो इलीगल एक्टिविटीज़ में जो है वो सम्मिलित हैं। वहाँ यहाँ पे जो है उनके पास जो है बहुत ज़्यादा जो है जॉब नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है लाइवलीहुड के साधन नहीं है, जिसके कारण वो लोग जो है इलीगल एक्टिविटीज़ में जो है कई बार जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको भी मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ रही है। तो ये बहुत सारे थ्रेट्स हैं जो कि इंडिया को फेस करना पड़ रहा है रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ की वजह से। तो आखिर इंडिया की क्या अप्रोच रही है रोहिंग्यास को लेकर, एक बार हम उस पर जल्दी से नज़र डालेंगे। सबसे पहले कि हम इसको जो है 3 फेजेस में समझ सकते हैं। जो पहला चरण जो है वो है 2012 का, जिसमें कि इंडिया ने जो है पूरी तरीके से जो है रोहिंग्यास को सपोर्ट किया था। और इंडिया ने जो कहा था कि ये जो है ये जो है जो रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस है ये म्यांमार का जो है ये एक इंटरनल अफेयर है। और हालांकि जो है इंडिया ने जो है रोहिंग्यास को अलाउ कर दिया था कि वो इंडिया में आकर बस सकें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं, यहाँ पर ये है कि यहाँ पे इंडिया ने लेकिन इसको जो है यहाँ पे इसको कोई इंडिया में जो है नेशनल इशू नहीं बनाया था। इसके साथ साथ जो म्यांमार के साथ जो उसके बायलैटरल रिलेशन थे उस पर भी जो है हमें कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिला था। तो यहाँ पर जो है ये इसका फर्स्ट फेज़ के जो इंडिया की जो पूरी अप्रोच है ये कुछ कारणों से गाइड करती है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है कि इंडिया जो यहाँ पर जो इंडिया जो है उसने देखा था कि जो म्यांमार की गवर्नमेंट को जो है उसने जो है पूरी तरीके से जो है सपोर्ट किया था। क्यों? क्योंकि उसको डर था कि अगर इंडिया सपोर्ट नहीं करेगा म्यांमार को तो म्यांमार जो है वो जो है चाइना की तरफ जो है और ज़्यादा दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। ठीक है, तो अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए जो है इंडिया ने म्यांमार को जो है सपोर्ट किया था। और जो उस टाइम पर जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे उन्होंने जो है यहाँ पर म्यांमार को जो है रिलीफ असिस्टेंस भी देने का वादा किया था $1 मिलियन का। ठीक है, US $1 मिलियन का जो है रिलीफ असिस्टेंस भी दिया था। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो है इंडिया के जो कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी इंटरेस्ट हैं उसको भी जो है अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए जो है इंडिया ने म्यांमार को सपोर्ट किया था। क्योंकि यहाँ पर जो है रखाइन स्टेट के ऑफ कोस्ट में जो वहाँ पे जो श्वे गैस फील्ड है वहाँ पर जो है इंडिया की कंपनीज़ का बहुत ज़्यादा जो है स्टेक है। तो इसके लिए भी जो है इंडिया ने म्यांमार की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जो कि लैंडलॉक्ड एरिया है तो उसके बे ऑफ बंगाल से जो है उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, रखाइन स्टेट के थ्रू, ठीक है, तो वहाँ पे कनेक्टिविटी जो इशू है उसको भी सुरक्षित रखने के लिए इंडिया ने म्यांमार को जो है वहाँ पे सपोर्ट किया था। तो सेकेंड फेज़ की हम बात करेंगे तो ये 2014 से था। तो यहाँ पर जो 2012 में जो गवर्नमेंट थी यूपीए गवर्नमेंट वो 2014 में जो है वो बदल गई थी, अब बीजेपी गवर्नमेंट आ गई थी। लेकिन जो नई सरकार है उसने भी पुरानी सरकार का ही जो स्टैंड है उसको कायम रखा था। लेकिन 2017 में यहाँ पे हम शिफ्ट देखते हैं। ठीक है, पूरे जो हमारी जो अप्रोच है उसमें हम एक बदलाव देखते हैं। और यहाँ पर जो है जो 2017 में हमारी सरकार ने कहा था कि जो रोहिंग्यास है उनको यहाँ से जो भी रोहिंग्यास जो अलग अलग हिस्सों में इंडिया में बसे हुए हैं उनको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक इलीगल माइग्रेंट्स की तरह जो है वो रह रहे हैं। इसके लिए जो है यहाँ पे बांग्लादेश जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंडिया के पास हेल्प के लिए आ गया था। क्योंकि यहाँ पे अगर इंडिया से आउटफ्लो होते रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ तो वो बांग्लादेश में बसते। तो यहाँ पर इंडिया ने उसके बाद जो है बांग्लादेश के साथ जो है बांग्लादेश को जो है ऑपरेशन इंसानियत के तहत बहुत सारा जो है यहाँ पे उनको वहाँ एड भी पहुँचाया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे उसको एड दिया था ताकि जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ जो हैं उनको डी इंसेंटिवाइज किया जा सके कि वो इंडिया में वापस से ना आए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं सेकेंड फेज़ में, ठीक है, जो सेकेंड फेज़ में कौन कौन से कारक जो हैं वो काम कर रहे हैं, एक तो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है, जियो पॉलिटिक्स है, और इसके साथ साथ जो है नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स है। ठीक है, इंटरनल अफेयर में वो किसी भी प्रकार के जो है दखलंदाजी नहीं चाहते थे। इसके बाद हम लोग थर्ड फेज़ की बात करें, ठीक है, तो थर्ड फेज़ जो है अगेन 2017 वाला है। और इसमें यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चाइना ने जो है यहाँ पर चाइना ने जो है रिपैट्रिएशन एग्रीमेंट साइन किया था बांग्लादेश और
म्यांमार के साथ। इसी के बाद जो है यहाँ पे थर्ड फेज़ जो है वो शुरू होता है इंडिया के अप्रोच का। ठीक है, 2017 में जो है यहाँ पे एक रीपैट्रिएशन एग्रीमेंट साइन किया गया था बांग्लादेश और म्यांमार की सरकार के साथ। और यहाँ पर जो है तभी जो है इंडिया ने जो है एक MOU साइन किया था, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था रखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, ठीक है, म्यांमार के साथ, कि वो जो है वहाँ पे जो है वहाँ के डेवलपमेंट में, पूरा रखाइन स्टेट का जो डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत सारी जो है वो मदद करेगा, जिसके लिए इंडिया ने जो है $25 मिलियन जो है उसको भी जो है रखाइन स्टेट के लिए जो है वहाँ पे डोनेट किया था। इसके साथ साथ जो है इंडिया ने जो है UNSC का जो डेलीगेशन है उसके तहत भी जो है म्यांमार गया था ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ म्यांमार के कहने पे ही। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, कि ये जो पूरा जो थर्ड फेज़ है, ठीक है, जो थर्ड फेज़ है यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा जो है शिफ्ट हुआ है और इंडिया ने जो है वहाँ की और ज़्यादा जो है मदद की है, ताकि क्योंकि वहाँ पे जो है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है रखाइन स्टेट में किया जा सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर इंडिया की क्या क्या पॉलिसी है रिफ्यूजी को लेके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो UN कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज़ एंड द 1967 प्रोटोकॉल का सिग्नेटरी नहीं है। इसलिए जो भी हमारी कंट्री में फॉरेन नेशनल बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है, बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के अगर इंडिया में ट्रैवल करता है तो उससे इलीगल माइग्रेंट्स की तरह ही जो है कंसिडर किया जाता है। और जितने भी जो अनडॉक्यूमेंटेड नेशनल्स होते हैं, ठीक है, फॉरेन के जितने भी जो अनडॉक्यूमेंटेड, जिनके पास पेपर्स नहीं होते, उनको जो है इन 4 एक्ट के तरह ही जो है उन पर जो है कोई भी कार्रवाई की जाती है। जैसे कि फॉरेनर्स एक्ट 1946 हो गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 है, द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 है और द सिटीजनशिप एक्ट 1955 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि जो है हम इस प्रॉब्लम को और अच्छे से टैकल कर सकें। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है कि हेल्प म्यांमार इन द रीसेटलमेंट ऑफ रोहिंग्यास। ठीक है, रोहिंग्याओं के पुनर्वास में म्यांमार की मदद करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे जो पूरा जो रखाइन स्टेट है वहाँ पे जो है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए। ठीक है, तो इंडिया को जो है यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रखाइन स्टेट की बहुत ज़्यादा मदद करनी होगी, ताकि जो है हम एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तक पहुँच सकें। यहाँ पे जो है रोहिंग्या के रीसेटलमेंट एफर्ट में जो है म्यांमार का साथ देना चाहिए, ताकि जो है यहाँ से जितने भी जो अगर हम डिपोर्ट करते हैं रोहिंग्या मुस्लिम को, तो वहाँ पर जाके वो बच सकें और वापस से वो इंडिया में ना आए। तो इसके लिए जो है इंडिया ने $25 मिलियन जो है वो 5 साल के लिए जो है डोनेट भी किया था। 5 साल वहाँ पे डेवलपमेंट प्लान जो चलाया जा रहा है उसके लिए इंडिया ने $25 मिलियन जो है US डॉलर जो है उसको डोनेट भी किया है म्यांमार को। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर बांग्लादेश को भी, ठीक है, बांग्लादेश को भी इंडिया ने जो है यहाँ पे 7,000 टन, ठीक है, 7,000 टन ऑफ रिलीफ असिस्टेंस दी थी बांग्लादेश को रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ के लिए। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से जो है बांग्लादेश और म्यांमार को जो है एड दिया जा रहा है, ताकि यहाँ से रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ जो भी जाएँ, डिपोर्ट किया जाए, ठीक है, तो वो वापस से इंडिया ना आए। इसके बाद हम देखते हैं उनको जो है बेसिक अम्यूनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि फूड है, शेल्टर है, एजुकेशन है, हेल्थ सर्विसेज है, एट्सेट्रा है। ठीक है, जब तक कि यहाँ पर है, ठीक है, जब तक कि यहाँ से डिपोर्ट नहीं होते, तब तक यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ज़रूरी है कि उनको सारी की सारी बेसिक अम्यूनिटीज़, बुनियादी सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड कराई जाएं। तो इसके साथ साथ जो है यहाँ पर क्योंकि इनके पास जॉब्स नहीं है, या फिर अगर वो जॉब कर भी रहे हैं तो उनकी जो है बहुत ही ज़्यादा लो वेजेस जॉब उनको मिलती हैं, तो जिसके कारण जो है अब वो अपनी पूरी जितनी भी जो बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं उसको पूरी नहीं कर सकते। तो सरकार की यहाँ पे ये सरकार की ड्यूटी होती है कि वो उनको पूरी तरीके से बेसिक अम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करें जब तक कि वो यहाँ पर हैं। इसके बाद हम देखते हैं चेक वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, जितने भी जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसकी जांच करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं रिफ्यूजीज़ जो हैं, इनका फिजिकली और इमोशनली दोनों तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होता है लोकल रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, लोकल रेसिडेंट जो है इनका पूरी तरीके से जो है फिजिकली और इमोशनली उनको जो है एक्सप्लॉइट करते हैं। जो वुमेन है, चाइल्ड रिफ्यूजीज़ जो हैं, उनके प्रति जो है बहुत ज़्यादा वायलेंस देखा गया है। तो ये जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है उसकी जांच करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अथॉरिटीज़ हैं, लोकल रेसिडेंट्स हैं, जो इन सभी के द्वारा जो रिफ्यूजीज़ को प्रताड़ित किया जा रहा है, ठीक है, उसको चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन एंड आइडेंटिटी कार्ड्स। ठीक है, पंजीकरण और पहचान पत्र इनको देना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो है नेबरिंग कंट्री से इंडिया में इसलिए आ जाते हैं तब क्योंकि यहाँ पर जो है बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यहाँ पे जो है इंडिया की
इंडिया की जो है यहाँ पे इंडिया की सिक्योरिटी को जो है और ज़्यादा इन्हांस करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए जितने भी जो रिफ्यूजीज़ हैं उनको एक आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन करके उनका आइडेंटिटी कार्ड देने की ज़रूरत है, ताकि उनको चिन्हित किया जा सके और उनके लिए जितनी भी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है उन तक पहुँचाया जा सके। इसके साथ साथ है वर्क विद बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के साथ काम करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि यहाँ पर जितने भी जो रोहिंग्याज जो हैं वापस जो भागकर इंडिया में या फिर बांग्लादेश में आ रहे हैं, तो इस पूरी क्राइसिस को जो है और बेटर तरीके से जो है मैनेज किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं मेंटल वेलबींग ऑफ रोहिंग्याज, रोहिंग्या की मानसिक भलाई या फिर उनके जो मानसिक या फिर हम कह सकते हैं मेंटल हेल्थ है, उस पर भी काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो खासतौर से जो बच्चे हैं उनको मेंटल सपोर्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फिजिकली सपोर्ट देते हैं, उनको बेसिक कम्युनिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके साथ साथ जो है उनको मेंटल सपोर्ट देना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पूरा जो रोहिंग्या इशू है, ठीक है, इसके लिए जो है ज़रूरी है कि यहाँ पर जो रखाइन स्टेट जो है, ठीक है, जो रखाइन स्टेट है वहाँ पर जो है पूरे डेवलपमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, और वहाँ पे ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो है कोई भी जो है कॉन्फ्लिक्ट इन फ्यूचर जो है वो उत्पन्न ना हो सके। तो इसके लिए जो इंडिया को जो है म्यांमार के साथ मिल करके कार्य करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ इंडिया को देखना होगा कि किस तरीके से म्यांमार तक जितने भी यहाँ पे रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ हैं उनको सही सलामत जो है वहाँ पर वापस पहुँचाया जा सके, और यहाँ पे जितने भी जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ जितने भी रिफ्यूजीज जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो उसको भी जो है टैकल करना इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका ज़रूरी है कि जो है पूरे इशू का जो है पॉलिटिसाइज ना किया जा सके, पॉलिटिसाइज नहीं किया जाएगा तभी जो है हम एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन इंडिया, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिवैम्प SEZs। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे क्या हैं, SEZs को सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम क्या हैं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। विशेष आर्थिक क्षेत्र या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते क्या हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी जो है सबसे पहले वर्ष 2000 में लेकर के आई गई थी, और उसमें जो है SEZ को पूरा इंट्रोड्यूस किया था, और उसमें कहा गया था कि ये एक ऐसा स्पेशल जोग्राफिकल रीजन है जहाँ पर कि, ठीक है, जहाँ पर कि जितनी भी जो भी यूनिट्स वहाँ पे इस्टेब्लिश की जाती हैं उनको कई प्रकार के कंसेशन दिए जाते हैं, जैसे कि फिस्कल कंसेशन दिए जाते हैं, टैक्सेशन में जो है बेनिफिट्स दिए जाते हैं, टैक्स रिलैक्सेशन दिए जाते हैं, या फिर बहुत प्रकार के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, ताकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट दोनों को ही बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक जोग्राफिकल रीजन है जिसमें जहाँ पर कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे कि डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, ठीक है, उसको बढ़ावा दिया जा सके, घरेलू आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट अगर फॉरेन से बहुत ज़्यादा आएगा तो यहाँ के जो डोमेस्टिक यूनिट्स जो हैं उसको यूज़ करके अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को वो और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। तो यहाँ पे जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया जाता है, जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जितनी भी कार्य कर रही यूनिट्स होती हैं, ठीक है, उनके लिए अलग इकोनॉमिक लॉस होते हैं, अलग ट्रेड लॉस होते हैं, अलग कमर्शियल लॉस होते हैं, जो कि पूरे जो अन्य कंट्री में जो लॉस प्रिवेल कर रहे हैं उससे भिन्न होते हैं। तो 2000 में जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, तो 2000 से लेकर 2006 तक ये जो SEZ हैं, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत ही काम करते थे, ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत काम करते थे। और इसके लिए जो है 2005 में जो है SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट को पारित किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं SEZ ने बहुत ज़्यादा जो है हमारी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया है, हमें एक एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिला है। SEZ के जो यूनिट्स है वहाँ पे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होता है ये पूरा, तो वहाँ पे हमें उससे जो है अपने देश के जो एक्सपोर्ट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। यहाँ पे हमने देखा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में जो है हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली है, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स थे ताकि जो है
यहाँ पे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, जो एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको जनरेट किया जा सके, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स को, ठीक है, ये पूरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होता है, तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए जो है यहाँ पे कार्य करने का ऑब्जेक्टिव रखा गया था। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज से, ताकि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, SEZ को जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की पूरी पॉलिसी बनाई गई थी। इसके बाद है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी डेवलप करने के लिए इसको रखा गया था, ताकि लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ा सकें, एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या SEZ से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स हॉलिडे की, कर अवकाश की। जैसा कि हमने बात की कि यहाँ पर जो है कई प्रकार के फिस्कल कंसेशंस दिए जाते थे, टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते थे, ठीक है, टैक्स हॉलिडे पीरियड भी था उसमें। तो यहाँ पे क्या है, टैक्स हॉलिडे जो है उससे क्या होता था कि हमारा जो रिवेन्यू है सरकार का, ठीक है, सरकार का जो रिवेन्यू है वो बहुत ही ज़्यादा उस पर इफेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो है सरकार को जो है रिवेन्यू जो जनरेट हो रहा था वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा था। तो टैक्स हॉलिडे पीरियड जो है उसको ख़त्म होने के बाद से यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की जो दर देखी गई है वो बहुत ही ज़्यादा कम देखी गई है। जितने भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिस्करेज में है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टैक्स हॉलिडे पीरियड जो था इसके ख़त्म होने के बाद जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की जो अट्रैक्टिवनेस थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसमें भी जो है संसाधनों का बहुत ही ज़्यादा कम उपयोग हो रहा है, उसमें भी जो भूमि का जो उपयोग हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे जो लार्ज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जो थे उनको जो है SEZ में जो है कन्वर्ट कर दिया गया था। और अब क्या है कि वहाँ पे क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है, टैक्स हॉलिडे पीरियड जो है वो ख़त्म हो गया है, तो जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ के जो खाली पड़ी भूमि है उसका कोई भी जो है उपयोग नहीं हो रहा है। तो लैंड रिसोर्सेज जो है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, और पैंडमिक के बाद से तो और ज़्यादा जो है यहाँ पे यूनिट्स जो है अफेक्ट हुई है नकारात्मक रूप से। तो जिसके बाद से जो यहाँ की जो रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सारा डेवलप कर दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, लेकिन वहाँ पे यूनिट्स काम नहीं कर रही हैं। पैंडेमिक के बाद से देखा जा रहा है मोस्टली। तो यहाँ पर क्या है, जितनी भी जो रिसोर्सेज हैं, जितनी भी जो संसाधन है वो खाली पड़ी हुई हैं, जिसका कि कोई किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं मल्टीपल मॉडल्स फॉर इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, आर्थिक क्षेत्रों के लिए कई मॉडल हैं, जैसे कि बहुत सारे मौजूद हैं, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तो हम बात ही कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है कोस्टल इकोनॉमिक जोन है, नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, फूड पार्क है, टेक्सटाइल पार्क है, ठीक है। तो ये बहुत तरीके के मल्टी मॉडल यहाँ पर हमारे पास इकोनॉमिक जोन्स जो है ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इन सबको किस तरीके से एकीकृत करना है, इंटीग्रेट करना है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके बाद हम देखेंगे लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लिंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, रोड्स और रेलवेज़ की कमी के कारण जो यहाँ पे जो है ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि डेवलप भी नहीं हो पाए हैं, ठीक है। बहुत सारे जो हैं SEZ को जो है अप्रूवल तो मिल गया है, लेकिन उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, क्योंकि वहाँ पे जो है रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटीज़ जो है नहीं है। और जो है इसकी वजह से जो यूनिट्स वहाँ काम भी कर रही हैं तो उनकी परफॉर्मेंस पे जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा असर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ जितने भी जो कोस्टल एरियाज़ के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, ठीक है, वहाँ पर तो वो तो फुल पोटेंशियल पे काम ही नहीं करे, क्योंकि जब मेन लैंड में एरिया में जब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो कोस्टल एरियाज़ में तो हिंटरलैंड में जो SEZ बनाए गए हैं तो वहाँ पे तो कनेक्टिविटी की और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके बाद हम देखते हैं WTO के भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कंटेंशंस हैं, क्योंकि WTO कहता है कि जो भी SEZ में जितने भी जो हम लोग सब्सिडीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं यूनिट्स को, उससे जो है मार्केट प्राइस डिस्टॉर्ट होता है, ठीक है। तो जिससे कि जो फेयर ट्रेड के जो रूल्स हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग उनका उल्लंघन कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, मुक्त व्यापार समझौते बहुत सारे इंडिया ने किए हैं, जैसे कि आसियान के साथ, तो जिससे कि हमारी जो पूरी कॉम्पिटिटिवनेस है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होती है। इसके बाद हम देखते हैं चेंजेस इन टैक्स प्रोविजन, कर प्रावधानों में बार बार बदलाव किया जाता है, जैसे कि
मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को जो है इंट्रोड्यूस किया गया, सनसेट क्लॉज जो है, सनसेट डेट को जो है इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि अभी तक जो हमें जो जितने भी जो यूनिट्स हैं उनको डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट्स मिलते थे, अब उनको जो है डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है उनकी कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है नकारात्मक रूप से। और यहाँ पर जो है यहाँ पर फ्रिक्वेंट अगर हम टैक्स स्ट्रक्चर में अगर चेंज करते हैं तो वो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्करेज होते हैं, तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। और यहाँ पर देखा गया है कि वर्ष 2020 में SEZ जो है उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में जो है 25% तक की कमी आई है। इसके बाद हम देखते हैं फूड सिक्योरिटी, ठीक है, हमारी फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा पर भी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है नकारात्मक असर पड़ा है, क्योंकि जब SEZ को प्रमोट किया जा रहा था तो बहुत सारा जो है फर्टाइल और एग्रीकल्चर लैंड को जो है वहाँ पर उसको ग्रैब करके हम कह सकते हैं एक्वायर करके, ठीक है, एक्वायर करके जो है वहाँ पे SEZ को लगाया गया था। तो वहाँ पे जो हमारी जो अब जो एग्रीकल्चर लैंड था वहाँ पे जो है अगर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है उस पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, जिससे कि हमारी फूड सिक्योरिटी में भी नकारात्मक असर देखने को हमें मिलेगा। इसके साथ साथ जो है बहुत सारे एनवायरमेंटल कॉस्ट भी हैं, जैसे कि वाटर यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्ज हो रहा है, क्योंकि सारा का सारा पानी जो वहाँ की यूनिट्स जो है वहाँ पे जो है उनकी तरफ डाइवर्ज हो जाता है, और वहाँ से निकलता हुआ जो पानी जो होता है, ठीक है, उनको अनट्रीटेड पानी जो है वो ऐसे ही जो नदियों वगैरह में जो है छोड़ दिया जाता है, जिससे कि जो पॉल्यूशन की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें तो इस कारण से गुजरात में जो मैनग्रोव डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, जिससे कि जो फिशरी इंडस्ट्री है, ठीक है, फिशिंग इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री है, उस पर भी हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है सरकार द्वारा जो है बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं ताकि जो है SEZ को जो है और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है बाबा कल्याण समिति जो है, बाबा कल्याण समिति का गठन किया गया था वर्ष 2018 में। उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दी थी, उन रिकमेंडेशंस पे एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। तो इन्होंने बोला था कि SEZ का नाम बदल के जो है 3 E's रख देना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक कॉन्क्लेव, और यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट, जो कि हम यहाँ पे SEZ जो है इस्टेब्लिश किया गया था ताकि हम एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे सकें, तो उसका जो पूरा जो फोकस है उसको शिफ्ट कर देना चाहिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है बाबा कल्याण कमेटी ने और ये भी कहा था कि जो है जितनी भी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और सर्विस यूनिट्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर यूनिट्स जो हैं, उनके लिए अलग अलग सेपरेट रूल्स होने चाहिए, ठीक है, उनके लिए सेपरेट रूल्स एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए। ईज़ ऑफ डूइंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी जो है यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड पोर्टल का जो है यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जितने भी जो यहाँ पर जो है सनसेट क्लॉज है या फिर जितने भी जो टैक्स बेनिफिट्स दिए जा रहे थे जो उसको ख़त्म कर दिए गए हैं, उसके टाइम पीरियड को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज जो हैं, ठीक है, उनके लिए एक यूनिफाइड रेगुलेटर होना चाहिए, और इनके जो जितने भी जो डिस्प्यूट यहाँ पर होते हैं उसके रिजोल्यूशन के लिए आर्बिट्रेशन एंड कमर्शियल कोर्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर बात की गई थी कि MSME सेक्टर जो है, ठीक है, MSME सेक्टर जो है उसको जो है वहाँ पे प्रमोशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए SEZ में, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो है MSME इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है, और जो भी MSME की स्कीम्स हैं उनको जो है यहाँ पर उनको भी जो है यहाँ तक लेकर के आना चाहिए ताकि MSME सेक्टर को भी जो है यहाँ पर जो है बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद है यहाँ पे जो SEZ जो है इसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने की बात कही गई थी, ताकि जितनी भी जो यूनिट्स हैं यहाँ पे उनको ईजिली क्रेडिट जो है मिल सके, फॉर्मल क्रेडिट उनको उपलब्ध कराने में, लॉन्ग टर्म क्रेडिट उपलब्ध कराने में उन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिल सके। इसी तरह अगर हम देखें तो यूनियन बजट, ठीक है, केंद्रीय बजट 2022-23 इसी साल में, ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है बहुत सारी जो है SEZ को रिवैम्प करने के लिए बहुत सारी बातें कही गई थी, जैसे कि तो इसमें यूनियन बजट में कहा गया था कि एक नए लेजिस्लेशन, एक नए लॉ की लाने की ज़रूरत है जो कि पूरे SEZ एक्ट जो है उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और ये जो नया लेजिस्लेशन है
ये जितने भी जो अभी मौजूदा एग्जिस्टिंग, ठीक है, जितनी भी जो मौजूदा लार्ज एंटरप्राइजेस हैं या फिर जो न्यू इंडस्ट्रियल एनक्लेव हैं, उनको जो है एनेबल करेगा कि जितनी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो सके, इष्टतम यूटिलाइजेशन हो सके, और इसके साथ साथ जो उनकी कॉम्पिटिटिवनेस है उसको बढ़ाया जा सके। इसी के साथ साथ जो स्टेट है, ठीक है, जो स्टेट है उनकी भागीदारी को और ज़्यादा सक्षम बनाया जाएगा, ठीक है, तो ताकि जो है उनको जो है पूरे जो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज एंड सर्विस हब में जो है उनको एक पार्टनर के रूप में देखने की बात कही गई है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे बोला गया है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, रादर देन जो है अभी तक यहाँ पे एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ दी जाती थी, ठीक है। एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ जो है उसको उस पर फोकस हटा के जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रोच जो है उसको अपनाने की ज़रूरत है, जो कि WTO के जो रूल्स हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स है उससे और ज़्यादा कंप्लाई करेगा। जो भी जितना भी जो यहाँ पर ये जो भी नया जो लेजिस्लेशन के अंदर SEZ को जो, ठीक है, SEZ को जो है और ज़्यादा जो है जितने भी जो SEZ में काम हो रहा है वो पूरा जो है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस होगी। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जो है लोगों यूनिट्स को प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक यूनिट्स हैं उनको भी SEZ में जो है परमिट कर दिया जाएगा कि वो भी आके यहाँ पर ऑपरेट कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो है एक डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब, ठीक है, देश, ये जो है ये लेजिस्लेशन लाने की बात हो रही है, जो कि पूरे SEZ एक्ट 2005 को जो है रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो SEZ एक्ट है, ठीक है, उसमें जो है बहुत सारे जो है लूप होल्स देखे गए थे, बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स देखी गई थी, जिसकी वजह से जो है उसको रिप्लेस करने की बात की गई है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है कि WTO जो है यहाँ पर ये SEZ जो है ये WTO के जो रूल्स हैं उसके इनकन्सिस्टेंट माना जाता था। यहाँ पर जो है टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते थे एक्सपोर्ट्स के लिए, जो कि यहाँ पर जो मार्केट प्राइसेस है उसको डिस्टॉर्ट करता था, जो कि WTO ने बार बार इशू भी जो है वो उठाया था। इसके साथ साथ जो है SEZ में जो है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, सनसेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले क्या था, पहले यहाँ पर जितनी भी जो यूनिट्स काम कर रही थी उनको 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया था शुरू के 5 सालों में। उसके बाद जो है 50% उनको टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया था अगले 5 सालों के लिए, और उसके भी अगले 5 सालों में जितना भी जो अगर उनका एक्सपोर्ट का प्रॉफिट होता है, अगर वो वापस से उस वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी 50% उन्हें टैक्स बेनिफिट दिया जाता था। लेकिन इसको ख़त्म करने के बाद यहाँ का जो पूरी अट्रैक्टिवनेस थी SEZ की, वो बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर जो ये जो पूरा जो देश लेकर के आया जा रहा है, तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, अब हम एक नज़र उस पर डाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, घरेलू विनिर्माण को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अब हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड केवल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और उसमें के बाद जो है जॉब क्रिएशन पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इन डेवलपमेंट हब्स पे। तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उस पर जो है यहाँ पे फोकस किया जाएगा, और वो अलाउड होंगे कि वो डोमेस्टिक मार्केट में ही अपना सामान जो है वो बेच सकते हैं, वो भी केवल इम्पोर्ट ड्यूटी, जो कि केवल रॉ मटेरियल पे, ठीक है, केवल रॉ मटेरियल पे इंपोर्ट ड्यूटी दे करके वो जो है डोमेस्टिक मार्केट में अपना सामान बेच सकते हैं। और अगर कोई भी ऐसा सामान आता है जिस पे कि इंपोर्ट ड्यूटी 0 है, तो वहाँ पे उनको इंपोर्ट ड्यूटी देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। सिंगल विंडो पोर्टल होगा, जिससे कि जो भी ये जो हब्स जो हैं उनको इस्टेब्लिश करने में, उनको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, उनको ऑपरेट करने के लिए एक सिंगल विंडो होगी जिस पे कि सारी अप्रूवल्स दे दी जाएंगी। इक्वलाइजेशन लेवी है, ठीक है, समकारी लेवी है, जो जितने भी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वहाँ पर उनको डोमेस्टिक मार्केट में जो है सामान अपने सेल करने की अनुमति होगी सिर्फ एक इक्वलाइजेशन लेवी देने के बाद, ठीक है। इम्पोर्ट्स पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अभी तक क्या होता था कि अभी
तक यहाँ पे रूल्स थे कि एक्सपोर्ट जो है आपके इंपोर्ट से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस है इसको भी हटा दिया गया है, जिससे कि अब जो इंपोर्ट पे भी जो है कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। कंसेशन इन कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स में भी बहुत तरीके के जो है कंसेशन दिए गए हैं। जो अभी तक जो SEZ में कॉर्पोरेशन टैक्स कितना होता था वो 22% होता था, अब उसको घटा के कितना कर दिया गया है, वो 15% कर दिया गया है। ऐसी उन सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए जो वहाँ पर जो है मार्च 2024 से पहले वहाँ पे अगर कोई भी काम करती हैं। तो यहाँ पे हम वे फॉरवर्ड में क्या कह सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा जो ऑप्टिमम यूज़ ऑफ वैकेंट लैंड, ठीक है, खाली भूमि जितनी भी पड़ी है उसका हमें इष्टतम उपयोग करना है, जिसके लिए कि वहाँ पे जितनी भी जो डोमेस्टिक यूनिट्स हैं उनको भी अलाउ करेंगे, तो वहाँ पे जो खाली लैंड पड़ा है वहाँ पे उनका भी यूज़ हो पाएगा। वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वो डोमेस्टिक यूनिट्स भी वहाँ पे यूज़ कर पाएंगी। प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क, यहाँ पे अगर जो है अगर हमें पूरा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है मैक्सिमम यूज़ करना है तो हमें SEZ को जो है यहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत है प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क में, ठीक है। अलाउइंग सेलिंग इन डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है, घरेलू बाजार में जो है बिक्री की अनुमति देनी ही चाहिए इक्वलाइजेशन लेवी के बाद। और ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं इसमें हमें देखना चाहिए कि जो इसमें से जो हम लेबर लॉज को और बेहतर कर सकें, इसके साथ साथ जो प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी है उसको हमें और कम करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पेपर नंबर 4 से क्वेश्चन, जो कि है व्हाट इज़ पॉलिटाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, डिस्कस इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। नौकरशाही की राजनीतिकरण क्या है, इसके परिणामों की चर्चा कीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी समझेंगे, ठीक है, नौकरशाही का राजनीतिकरण। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सरकारी ऑफिसेज हैं जहाँ पर कि जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वहाँ पे वो अपने कोई भी जो है अपने लोगों को जो है वहाँ पर बिठा देती है या फिर उनको पद दे देती है। तो इसी को कहते हैं पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। सरकारों का अपने लोगों को वरिष्ठ सार्वजनिक सेवा पदों पर नियुक्त करने का अधिकार जो है, तो वहाँ पे जो क्या है कि इंटरफेरेंस बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। जितनी भी जो पब्लिक ऑफिसेज हैं वहाँ पर किसका अपॉइंटमेंट होगा, क्या कार्य किया जा रहा है, तो उस पर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसी को पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। तो जो सार्वजनिक कार्यालयों के कामकाज में जो सत्ता का या फिर जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट इन पावर होती है, उनका जो जब बहुत ही ज़्यादा हस्तक्षेप हो जाता है, राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है CBI पर तंज कसते हुए कि जो ये CBI जो है ये एक केज्ड पैरट की तरह काम कर रहा है, जो कि वही भाषा बोलता है जो उसके मास्टर्स बोलते हैं, जो कि सरकार बोलती है वही जो है CBI बोलता है। इसी तरह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उस पर भी कई टाइम से जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि इसको भी जो है एक पॉलिटिकल टूल की तरह जो है यूज़ किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के भी रोल पे कई बार जो है सवाल खड़े किए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है। इसके अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो सबसे पहले अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो इनएफिशिएंट एंड इनएफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी, अक्षम और अप्रभावी नौकरशाही। क्योंकि यहाँ पर जब भी किसी जो सरकार द्वारा अगर कोई भी अपने लोगों को बिठाया जाता है तो वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म की बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, ठीक है। वो लोग जो हैं वो फेयर तरीके से काम नहीं करते, इम्पार्शियल नहीं होते, ठीक है। वो जो है जितने भी उनकी डिसीजन है, जितने भी जो उनकी वर्किंग कंडीशंस है, जिस भी तरह से वो कार्य कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा पार्शियल तरीके से काम करते हैं। वो जितनी जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है उनके हिसाब से काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो उनकी एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रभावित होती है। अगर कोई भी अनक्वालिफाइड कैंडिडेट जो है अगर इस तरीके से किसी भी सेंसिटिव पोस्ट या फिर ऊपर पोस्ट पे जो है अगर उसको बिठा दिया जाता है तो उससे क्या होगा, उसकी जो पूरी परफॉर्मेंस है वो वहाँ पे बहुत अच्छी नहीं होगी। इनएफिशिएंट और इनएफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी हमें देखने के मिलेगी, ठीक है। तो ये इससे जो अगर कोई भी अनक्वालिफाइड कैंडिडेट है तो वो जो है हमें अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस भी जो है प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। इसके बाद है पर्सनल गेन्स। जो ब्यूरोक्रेट्स जो है इसको अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भी बहुत बार जो है यूज़ करते हैं, अपनी मनचाही पोस्टिंग के लिए, अपने मनचाहे प्रमोशंस के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो पॉलिटिशियंस को एग्री कर देते हैं उनके काम करने के लिए, कि उनके लिए काम करने के लिए जो है वो एग्री कर देते हैं, जिससे कि जो पूरे जो उस पब्लिक ऑफिस की जो सैंक्टिटी है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती है। इसके बाद है सीक्रेट एक्ट्स, ठीक है। गुप्त कार्य बहुत ज़्यादा होते हैं। पूरा जो
ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस का एक नेक्सस बन जाता है, और वो लोग जो भी कार्य करते हैं वो अपने जो है बहुत ही इलेजिटिमेट कार्यों को भी जो है वहाँ पे करते हैं, और उनमें जो है कोई भी हम कह सकते हैं कि लोगों तक जो है वो एक कोविटेड एक्शंस जो है वो पहुँच नहीं पाते हैं, और लोगों को लगता है कि यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा कोविटेड एक्शंस हो रहे हैं। वो जो जितनी भी जो पब्लिक ऑफिस है वो किसी विशेष वो किसी जो है गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, सरकार के लिए काम कर रही है, वो निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही है। तो उससे तो जो पब्लिक का जो फेथ होता है पब्लिक ऑफिस में, वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीबीआई, ठीक है, सीबीआई के ऊपर अब लोगों का फेथ जो है वो नहीं रह गया है। इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता में बहुत ज़्यादा कमी होती है, क्योंकि जब भी पॉलिटिशियंस जब भी मतलब ब्यूरोक्रेट से कोई काम कराते हैं तो उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी जो है बहुत ज़्यादा कम होती है, और अगर जब पॉलिटिशियंस जो है ब्यूरोक्रेट्स जो है कंप्लाई नहीं करते तो उन पर जो है ट्रांसफ़र उनका कर दिया जाता है या उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, और ये सब इस तरीके से होता है कि मतलब उसके लिए कोई रीजंस भी नहीं दिए जाते। तो इसमें पूरा जो सिस्टम है उसमें जो पारदर्शिता जो होती है वो उसकी बहुत ज़्यादा कमी होती है। डिक्लाइन इन मॉरल वैल्यूज़, नैतिक मूल्यों में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जो सिविल सर्वेंट्स है उनके नैतिक मूल्य जैसे कि इंटेग्रिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है, ऑनेस्टी है, इम्पार्शियलिटी है, जो कि मॉरल वैल्यूज़ नैतिक मूल्य होने चाहिए सिविल सर्वेंट्स में, उसमें बहुत ज़्यादा जो है गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, वो पार्टीसन पॉलिटिक्स या फिर जो है किसी जो है पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं। तो जिससे क्या होता है, जिससे कि उनकी जो नैतिक मूल्य हैं, जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ है सिविल सर्विसेज की, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रही है। और इसके साथ साथ जो ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डीमोरलाइज होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है कि जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं उसको जो है उनका पालन करना चाहिए, उसको अध्ययन करना चाहिए। तो जितनी भी जो हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको हमें इंटैक्ट रखने की ज़रूरत है। हमारे जो कॉन्शियस जो है हमें उसको इंटैक्ट रखने की ज़रूरत है। जितनी भी जो सिविल सर्वेंट्स ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी एक मॉरल ट्रेनिंग होनी चाहिए। सब फर्स्ट प्लेस पे तो ये देखना चाहिए कि जितने भी जो कॉम्पिटेंट ग्रेजुएट्स हैं उन्हीं को यहाँ पर जो है यहाँ पर रिक्रूट करें ब्यूरोक्रेसी में, जैसे कि ताकि उनकी जो है यहाँ पे उसके बाद जो है जब रिक्रूट करने के बाद जो है उनकी एक मॉरल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, जिससे उनकी एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। एक इंडिपेंडेंट सिविल सर्विस बोर्ड का जो है गठन करना चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सिफारिश दी थी, जिससे कि जो कि हर सर्विस मैटर को जो है वहाँ पर उससे डील करेगा, और जो है यहाँ पे उसकी ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंट जो है जितनी भी जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है उससे इंडिपेंडेंट होकर काम करेगा, ऑब्जेक्टिव रूप से पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट होकर काम करेगा। ठीक है, इसके बाद है रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन वुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ठीक है, जितना भी जो पदोन्नति हो रही है या फिर भर्ती हो रही है उसको मेरिट के बेसिस पे ही होना चाहिए, उसमें कोई भी नेपोटिज्म या सिफारिश नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ सिविल सर्वेंट्स। सिविल सेवकों का जो प्रदर्शन है उसका मूल्यांकन होना चाहिए, वो भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी के साथ, और उसी के बेसिस पर जो है उनको प्रमोशन या फिर इंसेंटिव्स जो है वो देने चाहिए। तो एक डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है कि जो पॉलिटिशियंस जो हैं वो एज मास्टर्स काम करें, ठीक है, और उनको असिस्ट करने के लिए, ठीक है, उनको असिस्ट करने के लिए सिविल सर्वेंट्स या फिर ब्यूरोक्रेट्स हों, लेकिन उनका जो पॉलिटिशियंस का जो इंटरफेरेंस है ब्यूरोक्रेसी में वो बहुत ही ज़्यादा कम होना चाहिए, ताकि जो जितने भी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी डिग्निटी और जो उनकी लेजिटिमेसी है वो किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो वेरी मच।